हमारा ये मुल्क भले ही ज़री ताकत भी है, मदनियात से माला माल है, आबादी के एतबार से बड़ा मुल्क भी है, मगर जो खामियां और कमज़ोरियां हम में हैं, हम बेहैसियत एक जमहूरी मुल्क और विफाक अपने बयानिए में, तारीख़ को मसख़ा करने में, वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम में, इंसाफ की फ़राहमी में बहुत पीछे हैं। ये जो आज हमारी तस्वीर बनी है वो एक रात की कहानी तो नहीं, इसके पीछे तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। वेनेज़ुएला भी तेल में खुद को फैल बल्कि एक सपोर्टर था, मगर आज वो खाना जंगी का शिकार है। पाकिस्तान आजकल जिन मसाइल का शिकार है, यहाँ पर लोग बसने की बजाय हिजरत को तरजीह दे रहे हैं। जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ तो इनके पास कोई वसाइल न थे, न इनके पास मदनियात का ज़ख़ीरा था और न ज़री वसाइल। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत ने भी शुमाल मगरबी सरहद पर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की। अफ़गानिस्तान के साथ जंगें उसी हिकमत अमली का हिस्सा थीं। यही वजह थी कि शुमाली हिंदुस्तान का GHQ रावलपिंडी में बनाया गया। अंग्रेज़ से कबल राजा रंजीत सिंह हुकूमत ने भी शुमाल मगरिब में जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर रखी थी। अंग्रेज़ अगर काबल को फ़तह कर लेता तो इसे भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा बना देता। अंग्रेज़ों ने कश्मीर को भी मुतनाज़िया बनाया और इसको अधूरा ही छोड़कर हिंदुस्तान से चले गए। अफ़गानिस्तान के दाखिली मसाइल हमारी मुल्की सियासत पर असर अंदाज होने लगे, एक नया बयानिया बनने लगा। उसी तरह से कश्मीर के हालात भी हमारे ऊपर असरात रखते थे और फिर हम तो मुजाहिदीन बनाने की फैक्ट्री बन गए। हम वो कौम थे जिनके पास कांग्रेस की तरह कोई मुनज़्ज़म और मजबूत पार्टी भी ना थी। करारदाद मकासद का पेश होना पहला वार था हमारे फिक्री इर्तिकाई अमल पर। करारदाद मकासद का पेश किया जाना दरअसल इस मुल्क को आइन ना देने का बहाना था और इससे हमने जान तब छुड़वाई जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, एक बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद। सर्द जंग अपने उरूज पर थी और इस मुल्क के हर फैसले पर अमेरिका की इजारादारी थी। जनरल अयूब इस मुल्क पर मुसल्लित किए गए अमेरिका के आशीर्वाद से, फिर जनरल यहिया को लाया गया, फिर भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, ज़िया अल हक को अमेरिका की एमा पर लाया गया और सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त देने के बाद बलाखिर इनको भी रवाना कर दिया। हाँ, मगर इस जंग से पाकिस्तान में इंतहा पसंद तबका बहुत मजबूत हो गया। अपनी तारीख को हमने मसख़ा कर दिया, जो इस सरजमीन पर हमलावर हुआ इसको हमारा हीरो बनाया गया। ये तमाम चीज़ें एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत की गईं। आगे चलकर हमारी ही मुरतब की हुई अफ़गान पॉलिसी हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात में रुकावट बनी। हमें जो असासे इस जंग में मुजाहिदीन की शक्ल में मिले, आगे जाकर वो तालिबान बने। इनके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा बरकरार रहे। इनके कुछ घरों से हिंदुस्तान ने अपने रवाबित बढ़ा लिए। इस तरह से फिर कलाशनकोव, हीरोइन, चरस और दीगर मंशियात की स्मगलिंग शुरू हो गई। ऐसे कारोबार खुद अपना एक बयानिया बनाते हैं, सियासी लोगों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब तो बहुत से खिलाड़ी इस मैदान में आ चुके हैं। इस मैदान में कल तक जो 22 खानदान थे जिनकी ताकत को ख़त्म करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइजेशन लेकर आए थे, आज वो कदर मजबूत हो चुके हैं कि अगर वो मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, बल्कि अगर फ़ौज के खिलाफ भी खड़े हो जाएं तो 9 मई जैसे वाक़यात रोनमा हो सकते हैं। यूँ ये साबित होता है कि ये बयानिया मुल्क दोस्त नहीं था। हमारी तारीख भी असल और हकीकी तारीख नहीं है। हमने अपनी अदालतों को भी इस्तेमाल किया, नज़रिया ज़रूरत के तहत अपनी अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले कराए। हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार इंसाफ देने की बजाय डैम बनाने में लग गए। हमने इस सियासत में चौधरी परवेज़ अलही जैसे सियासतदानों को जन्म दिया। पैदा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यहीं हुए थे और नवाज शरीफ भी, जिन्होंने अवाम में जड़ें बनाए, वो हमारे दुश्मन ठहरे। हमें अपनी अदालतों में ऐसे जजेस चाहिए थे कि कामा का फैसला लिख दिया जाए और वो इसको कोर्ट का फैसला बनाकर सादर करें। हमारे पास इस वक्त भी मदनियात थीं, हम इस वक्त भी ज़री ताकत थे, फिर हम आगे क्यों ना बढ़ सके? क्योंकि हम आमरों के ज़ेर तसल्लुत थे। एक आमर ने मजहब का किला इस्तेमाल किया और दूसरे आमर ने अमेरिका को हवाई अड्डे दिए। दरअसल हमें ही जुर्मों का कारोबार अच्छा लगता था। हमारे एक साबिक़ जनरल ने एक तवरी दी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से, वो अभी इस पर कायम हैं। ऐसी सोच ने भी हमारी मईशत को तबाह किया। इसराइल का आना अचानक नहीं हुआ, इसका तारुफ जनरल मुशर्रफ के दौर में हो चुका था। अमेरिका में नियोकॉन फ़लसफ़े के हामी लोग हैं, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी से है। यहाँ पर जब भी अमरीत का दूर आया, वो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के दूर हुकूमत में आया। वो अमेरिका में इन सरमायादारों के तर्जुमान हैं जो जंगी सामान बेचते हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर ट्रंप और ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद भी उसी लाबी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास ये एजेंडा है कि किसी तरह पाकिस्तान की एटमी ताकत को मफलूज किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि खान साहब भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन इनको पाकिस्तान में अवाम ने मुतारिफ नहीं कराया था, बल्कि इनको लॉन्च करने वाले थे जनरल पाशा, जनरल ज़हीर अल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा। वो जाते जाते पाकिस्तान को एक बहुत बड़े भंवर में फंसा गए। 5th जनरेशन वार के जरिए प्रोपेगेंडा की लामतनाई, फराडीवा और एनकरम की एक लंबी फहरिस्त छोड़ गए। सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस मुल्क में हुक्मरानी लोगों तक मुंतकिल ना हो। तो फिर सोचिए कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत भी है, ज़री ताकत भी है, मदनियात से भी मालामाल है, अब कहाँ पहुँचा। आइन की रो से पाकिस्तान रिपब्लिक रियासत यानी एक फलाही रियासत है।
हम एटमी जरी या मदनी ताकत ज़रूर हूँ, मगर सिस्टम में बगाड़ हमें अंदर से खोखला कर देगा। पाओ कि कोई ख्वाब बने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानू दिल को, कुछ ऐसे कि जानू दिल ताउम फिर ना कोई हंसी ख्वाब बन सकें।